हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका ग्राफ, उसकी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा था, उसका ग्राफ पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज में कि क्वेश्चंस जब आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन जो कराना स्टार्ट किए थे, वो मैंने बताया था कि हम डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक, क्योंकि जब मैंने डोमेन और रेंज डिस्कस किया था तो वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। तो पहले डोमेन और रेंज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज और बाकी नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उसको करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिया था डोमेन का। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि आपको डोमेन बताना है। फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ। ठीक है, किसका डोमेन बताना? साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ, इसका आपको डोमेन बताना है। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद फिर इसका आप सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, करते हैं इसको। देखिए, जब मैंने डोमेन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको 5 रिस्ट्रिक्शंस बताई थी। उन 5 रिस्ट्रिक्शंस में से एक रिस्ट्रिक्शन थी साइन इनवर्स। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। क्या होती है साइन इनवर्स की रिस्ट्रिक्शन? साइन इनवर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसका जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये लगाते हैं, देखिए, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ, ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? -12 से हाफ के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, देन इस हाफ को तीनों साइड में ऐड करते हैं। तो हाफ को ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना बचा? -12। यहाँ पे क्या बचा? मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू, इधर कितना आया? 3/2। नाउ अभी देखिए, टू साइडेड इनइक्वालिटी है। इधर वाले को चलिए देखते हैं। इधर वाला ये निगेटिव है और ये मॉड क्या है? ऑल पॉजिटिव। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी की साइड है, दिस साइड इज ऑलवेज ट्रू। तो जब ये ऑलवेज ट्रू है तो इसको भूल जाइए, सिर्फ इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस साइड को सॉल्व करोगे तो देखिए आपके पास इस साइड से क्या बच रहा है? मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 3/2। नाउ बेसिक मैथ में आपने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का मॉड किसी कांस्टेंट से छोटा है तो वो नंबर -k से k के बीच में लाई करता है। जैसे मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3/2 से छोटा है तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है या मॉड के अंदर की क्वांटिटी है वो क्या होगी? -3/2 से 3/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, -3/2 से 3/2 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टिक लगा लीजिए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना। क्या पॉइंट है भाई? पॉइंट ये है कि अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इनइक्वालिटी में फंस जाए, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इनइक्वालिटी में फंस जाए तो आपको तुरंत ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इनइक्वालिटी में फंसा हो तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है और इसके बेसिस पे उस इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो -3/2 से 3/2 के बीच का है। इसका मतलब ये सिंस ये एक इंटीजर है तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये -3/2 से 3/2 के बीच का एक इंटीजर हो सकता है। अब मुझे बताइए -3/2 से 3/2 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आते हैं? जो भी इंटीजर्स आते हैं वही ग्रेटेस्ट इंटीजर की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है।
ये है आपका -1.5, ये है +1.5। -1.5 से +1.5 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आते हैं देखिए तो इट इज -1, 0 एंड +1, बस हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही, कौन कौन सी? -1, 0 एंड +1। तो अब x की वैल्यूज देखिए जरा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 तो x की वैल्यू -1 से 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 से 1। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1 से 2। ठीक है, ध्यान से सुने। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू -1 से 0, इस केस में 0 से 1, इस केस में 1 से 2। तो ये रेगुलर वैल्यू आ रही है। आप यहां से बोल सकते हो कि x आपका -1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, -1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और ये लेना है। 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, जो आपको नहीं लेना है। 2 से कम लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि x आपका -1 से 2 इंटरवल में बिलोंग करेगा और यही इस गिवन क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा जो पॉइंट आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप नोट करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको इसमें बताया, बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के इसका डोमेन बताना है। ठीक, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - 4x²। तो बिल्कुल वही लॉजिक लगा के, वही कॉन्सेप्ट लगा के जरा आप इसको ट्राई करिए। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका आपको डोमेन बताना है, तो फिर से यहाँ पे वही रिस्ट्रिक्शन है, कौन सी? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की रिस्ट्रिक्शन क्या बोलती है कि उसका जो इनपुट है या उसके अंदर की जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये फिर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो -1 से 1 के बीच का है। यहाँ पे यही वाला देखिए लॉजिक आ रही है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दो इनइक्वालिटी के बीच में फंसा हो तो मैंने बोला कि तुरंत आप इस कॉन्सेप्ट पे जाइए कि ये इंटीजर है। तो -1 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी है। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - 4x² है, जो इंटीजर है, तो -1 से 1 के बीच में क्या क्या इंटीजर हो सकता है? ये फिर से -1 हो सकता है, 0 हो सकता है एंड +1 हो सकता है। ठीक, तो फिर से अगर इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 और +1 हो सकता है तो आप इस नंबर के बारे में क्या बोलोगे? ये जो नंबर है ये -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2 हो सकता है। मतलब कि -1 से लेकर के 2 हो सकता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। अब हमें देखो x की वैल्यू निकालनी है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ऐसा करो, 2 सब्ट्रैक्ट करो सब में। 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? -4x² बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखो 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा? -3। यहाँ पे क्या बचेगा? 0। अब देखो -4 से डिवाइड करो, तो -4 से जब डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो 0 में -4 से डिवाइड करोगे तो 0, इनइक्वालिटी बदल गई, ये इधर आ गया। -3 में -4 से डिवाइड करोगे तो आ गया +3/4, ये इधर आ गया। तो इस पे क्लोज्ड ब्रैकेट था तो इस पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा और 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो x² बिलोंग्स टू 3 to 4 आया। अब x² अगर 0 से 3/4 आ रहा है तो x क्या आएगा? x जो है देखो इसका अंडर रूट आएगा और अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी आएगा। तो इसलिए हमारा फाइनली जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, एक तो इसका अंडर रूट आएगा तो 0 से √3/2 हो जाएगा, इधर देखो, एंड यूनियन इतना ही निगेटिव भी हो जाएगा तो -√3/2 से 0, एंड दैट बिकम्स द डोमेन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक, तो जस्ट हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, लॉजिक लगाना है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
इस तरीके से करते हुए आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आपको सीखने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे टिक मार्क कर लीजिए। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको डोमेन और रेंज दोनों बताना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x square plus half plus cos inverse of greatest integer of x square minus half। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, आपको डोमेन बताना है। किसका डोमेन बताना है भाई? साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ। इसका आपको डोमेन भी बताना है और फिर उसके बाद रेंज भी निकालना है। ठीक, तो वन बाय वन वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए जो मैंने आपको बता रखे हैं, उसके बाद आप अपना आंसर फिर मैच करिए कि आपने क्या निकाला है और इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ। तो जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड होते हैं तो डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि आप इसका डोमेन निकालते हो, आप इसका डोमेन निकालते हो और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो। तो चलिए हम लोग दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते हैं और फिर लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट वाले का डोमेन निकालते हैं, इधर वाले का। तो इधर वाले में देखिए स्टार्टिंग वही है कि साइन इनवर्स रिस्ट्रिक्शन है और ये बोलता है कि इसका जो इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ, ये क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, लेकिन फिर आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों साइड में इनइक्वालिटी से फंस गया, तो इसका मतलब अब आप फिर से कॉन्सेप्ट यूज करिए कि ये एक इंटीजर है, -1 से 1 के बीच का इंटीजर है, तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो यहाँ से आपने देखा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ की 3 वैल्यूज हो सकती है, -1, 0 एंड +1। इसके बाद क्या करते थे याद है? x स्क्वायर प्लस हाफ बिलोंग्स टू -1 to 2, फिर है ना। लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा, मैं अभी आगे का कैलकुलेशन नहीं करूंगा। क्यों? आगे का कैलकुलेशन ना करने के पीछे दो रीजन है। क्या रीजन है? एक रीजन देखिए, काफी पहले मैंने डोमेन का एक क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपको लगे कि ये फंक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हैं कि आपको लगता है कि एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहले इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप कंप्लीट कैलकुलेशन करना। अदरवाइज अगर आप पहले कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे फिर इंटरसेक्शन लोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपको रिलेटिवली काफी छोटा कैलकुलेशन मिलेगा। तो चलिए ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं, कैसे मुझे पता चला कन्वर्ट हो सकते हैं, आपको भी मैं अभी पहचान बताता हूँ। बट बिफोर दैट पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वहीं से कि भाई कॉस इनवर्स का जो इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ, ये भी -1 से 1 के बीच होगा। फिर ये इंटीजर है -1 से 1 के बीच का, तो फिर आप बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी? -1, 0 एंड +1। अब जैसा मैंने बताया हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हैं? आगे सॉल्व हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट, मुझे कैसे पता चला कि ये कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको समझ में आए कि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, और साथ में इन दोनों का एडिशन जो है वो +1 हो रहा है या इंटीजर हो रहा है, इन दोनों का ये जो
बाद में जो दिख रहे हैं इन दोनों का एडिशन जो डिफरेंट वाला पोर्शन दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर तो सेम है, बाकी इंटीजर डिफरेंट है। तो अगर आपको लगा कि ये जो डिफरेंट वाला दिख रहा है एक प्लस में है और एक माइनस में है, एंड अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो वो इंटीजर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप हाफ और हाफ को ऐड करो तो क्या आ रहा है, इंटीजर 1, तो समझ जाइए कि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे भाई, कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूं इसके टर्म, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1। चेक कर लीजिए ठीक लिखे हैं कि नहीं। मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि हाफ माइनस 1 माइनस हाफ ही आता, देखो इस तरीके से। अब क्या होगा, अब होगा ये कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, याद करिए कि प्रॉपर्टी मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर हो तो आप उसको फटाफट बाहर निकालिए, एकदम मिस मत करना। तो इस इंटीजर को आप निकाल लो बाहर, तो आपके पास देखिए आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1, ये बाहर निकल गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 0 एंड प्लस 1। अब इस माइनस 1 को उधर भेज दो, तो माइनस 1 को उधर भेजोगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू, ये 1 इधर गया तो 1 प्लस 1 हो गया 0, 1 माइनस 1 हो गया 0, ये 1 प्लस 0 हो गया 1, और ये 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या किया कि अभी हमने दोनों साइड को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे ये तो आसान है, लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट बताने की कोशिश की है। जब कभी किसी क्वेश्चन में, पहला पॉइंट, जब कभी किसी क्वेश्चन में लगे ये फंक्शंस एक दूसरे में बदल सकते हैं तो कंप्लीट कैलकुलेशन बिल्कुल मत करिए, पहले इनको एक दूसरे में बदल लीजिए, उसके बाद ही आप कोई कैलकुलेशन करोगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी दो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ऐसे दिखें जिनमें एक प्लस में है और एक माइनस में, प्लस इन दोनों को ऐड करने पे इंटीजर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें प्लस हाफ माइनस 1 करके, और ये हमारे पास आ गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर को हमने बाहर निकाल लिया। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जहां भी एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बिल्कुल करना है, और कब करना है ये मैंने आपको पहचान बता दी। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, इसका और इसका हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो देखो ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की 3 वैल्यू हो सकती है, -1 0 एंड 1, और ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की 3 वैल्यू हो सकती है 0 1 एंड 2। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, ऐसी चीज जो दोनों में है, दोनों में है देखो 0 एंड 1 है ना, दोनों में क्या दिख रहा है 0 एंड 1। तो यहाँ से दोनों के इंटरसेक्शन से मैं लिखूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, 0 एंड 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की 2 वैल्यू हो सकती है 0 एंड 1। अच्छा, इसके बाद डोमेन हम निकालते हैं, बट बिफोर दैट रेंज का आइडिया लग गया। ये बेसिकली ना साइन इनवर्स का इनपुट है। आप क्या देख रहे हो कि साइन इनवर्स के अंदर मात्र 2 ही इनपुट जा सकता है, मात्र 2 इनपुट जा सकता है, एंड सिमिलरली कॉस इनवर्स के अंदर भी मात्र 2 इनपुट जा सकता है। तो अगर सिर्फ 2 इनपुट जा सकता है इसके अंदर, मान लीजिए ऐसी मशीन समझिए जिसमें सिर्फ 2 इनपुट जा सकती है, अगर किसी मशीन के अंदर सिर्फ 2 इनपुट जा सकती है तो आउटपुट में भी वो मैक्सिमम 2 ही इनपुट दे सकता है। तो रेंज के लिए तो हमें रास्ता क्लियर दिख गया कि ये 2 इनपुट डालेंगे तो फिर 2 आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। पहले डोमेन देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 या 1 है तो आप बोल सकते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है ये कहाँ से कहाँ के बीच बिलोंग करेगा भाई, 0 से 1 एंड 1 से 2। तो इसको एक साथ अगर हम लिखेंगे तो आई विल राइट 0 to 2, 0 पे क्लोज्ड 2 पे ओपन, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बिलोंग्स टू 0 to 2, 0 पे क्लोज्ड एंड 2 पे ओपन। अब हाफ को सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहां से आपको मिलेगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे, या एक्स स्क्वायर चलो बिलोंग्स टू, हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा माइनस हाफ, और 2 में हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 3/2। लेकिन पता है आपको एक्स स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस हाफ से 3/2 है, और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, इसको करेक्ट करके लिखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको करेक्ट करके लिखते हैं 0 से 3/2, 0 लेना है 0 से 3/2। तो
तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, x बिलोंग्स टू आएगा इसका अंडर रूट लीजिए और इतना ही निगेटिव भी लीजिए। तो जब इतना ही निगेटिव भी लोगे तो -√3/2 से 0 आएगा। 0 पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है। अब इसको कंबाइन कर दीजिए, इजीली कंबाइन हो रहा है ना। आपके पास x बिलोंग्स टू आएगा -√3/2 से √3/2 ओपन ऑन बोथ साइड, दैट बिकम्स डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये इसका डोमेन हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद चलिए रेंज देख लेते हैं इसका। तो जब इसका रेंज आपको निकालना है तो देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ की मात्र 2 ही वैल्यू हो सकती है, 0 एंड 1। तो इसके अंदर ना टोटल 2 ही इनपुट जा सकता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स के अंदर भी 2 ही इनपुट जा सकता है, तो 2 आउटपुट मैक्सिमम आएगा। चलिए देखते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू 0 अंदर गई, अगर ये 0 वैल्यू गई तो देखते हैं आउटपुट कितना आएगा। ठीक है, y लिख देते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 0 है ना, ये 0 गया तो साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, अब इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ। देखो यहाँ पे ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके निकाली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ -1। सो दैट मीन्स अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस हाफ 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 0 -1 -1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1। साइन इनवर्स 0 0 होता है क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। कॉस इनवर्स ऑफ -1 पाई होता है जी, क्योंकि कॉस ऑफ पाई -1 होता है। कॉस ऑफ पाई जो है वो कितना होता है, -1। तो यहाँ से रेंज में आपको क्या मिला, यहाँ से रेंज में हम लोग को मिल रहा है पाई। ठीक है, रेंज में क्या मिल रहा है, पाई। अच्छा चलिए, अब इनपुट में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू 1 डालते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 1 डालेंगे तो अब देखिए जरा y की क्या वैल्यू मिल रही है। y की वैल्यू मिल रही है साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या होगा, ये यहां से आप देखिए इसकी वैल्यू 1 डाला तो 1 - 1 0 होगा ना। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 क्योंकि साइन π/2 0 होता है। कॉस इनवर्स 0 भी होगा π/2 क्योंकि कॉस π/2 भी 0 होता है। तो ये आ गया π/2 प्लस π/2 मीन्स पाई। तो आप क्या देख रहे हो कि आप इनपुट भले ही 2 डाल रहे हो, लेकिन ये जो मशीन है ये आपको एक ही आउटपुट दे रही है। भले ही 2 इनपुट डाल रहे हो लेकिन आउटपुट आपको एक ही मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी रेंज में 2 पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका रेंज में मात्र एक ही पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ पाई। तो इसलिए इसके रेंज में पता क्या आएगा, इसके रेंज में आएगा करली ब्रैकेट पाई। ठीक है, इसके रेंज में आपके पास क्या मिलेगा, करली ब्रैकेट पाई। सो अगर अभी किसी को डाउट है तो आप देख सकते हो। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आपको डोमेन बताना है। क्या करना है आपको, डोमेन बताना है ऑफ, और मैं फंक्शन लिख रहा हूं देखिए f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ln ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x बाई 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस tan x बाई 2। ठीक है, तो इसका आपको डोमेन बताना है।
बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा दिख बस रहा है, क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर आप ढंग से फॉलो करो तो पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर देखिए कि क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो जब आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड होते हैं तो मैंने आपको एक रूल बताया है कि किस तरीके से आपको डोमेन निकालना होता है। क्या रूल बताएं भाई? आप इसका डोमेन निकालो, आप इसका डोमेन निकालो, आप इसका डोमेन निकालो, आप इसका डोमेन निकालो और लास्ट में सबका इंटरसेक्शन लो, यही रूल होता है। अब एक प्रॉब्लम है कि स्टार्ट कहां से करें, किसका डोमेन निकालें। तो फिर मैंने एक पॉइंट आपको बताया है कि जब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, आप सबसे पहले उस फंक्शन का डोमेन निकालते हो जिसका डोमेन मिनिमम आता है। तो हेंस हम लोग जनरली एल्जेब्रिक का डोमेन पहले निकालते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन हम लोग सबसे लास्ट में निकालते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया है ना। पहले उसका डोमेन निकालते हैं जिसका डोमेन सबसे छोटा दिखे, इसलिए पहले एल्जेब्रिक का डोमेन निकालते हैं, पहले इसका डोमेन निकालते हैं। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन में बेनिफिट होगा। तो जब इसका डोमेन निकालोगे तो यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन है, एक स्क्वायर रूट का और दूसरा डिनोमिनेटर का। तो जब आप लगाओगे कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू होता है, बट इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय वेवी कर्व मेथड। फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको, x माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 लेस देन 0। और यहाँ पे वेवी कर्व से डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ आंसर आपका वेवी कर्व से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो चलो भाई इसका डोमेन हमने उन्हें निकाल लिया। अब बाकी का डोमेन जो हमें निकालना है वो इसके अंदर ही निकालना है, इसके बाहर आंसर बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली सबका डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ही लेना था जो सब में था। तो दैट मीन्स कि हमें इसके बाहर हमारा आंसर नहीं जाना। तो अब चलिए इसको चूज करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला सबसे लास्ट में चूज करेंगे। तो यहाँ पे एक ही रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा? डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन। डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कब 0 मतलब कब 0 नहीं होगा, या ये एक बात ये बताइए फ्रैक्शन x 0 होता कब है? तो फ्रैक्शन बेसिकली इंटीजर पे 0 होता है। तो इसलिए मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर इसको 0 नहीं होना है तो मैं लिख दूंगा कि भाई इसकी डोमेन के लिए x इज नॉट इंटीजर, x इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर x इंटीजर हुआ तो उसका फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगा और वो डोमेन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना, ये जो आपने डोमेन निकाली है इसमें से इंटीजर पॉइंट्स को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मतलब वो पाई बाई 2 इज नियरली 1.57, माइनस 1.57 से 1.57 में जितने भर इंटीजर्स आ रहे हैं आप उन सबको हटा दीजिए। तो इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं -1, 0 एंड +1। तो इसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब इतनी चीजें 2 को कंसीडर किया तो हमारे पास अभी ये डोमेन आ चुका है। ठीक है, अब बचे हुए 2 को कंसीडर करते हैं। अब फाइनली सबका इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ भी 2 रिस्ट्रिक्शन है, एक स्क्वायर रूट का और दूसरा डिनोमिनेटर का। स्क्वायर रूट के रिस्ट्रिक्शन के कारण आप बोलोगे कि जो साइन ऑफ cos x है दैट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू, बट डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू नहीं होगा, आप सिर्फ क्या लगाओगे, ग्रेटर देन 0। ना साइन ऑफ cos x ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन पता लगाना है, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ इसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देखो बस, इसके बाहर हमें देखना ही नहीं है। तो जरा सोचिए कि अगर सिर्फ आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देखना है तो काम बहुत आसान हो गया कि अगर x आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ओपन वो भी, तो जो cos x है वो कहां से कहां के बीच लाई करेगा, वो लाई करेगा 0 से 1 के बीच। ठीक है, कहां से कहां के बीच लाई करेगा, 0 से 1 के बीच। 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज। कभी ऐसा मत समझना कि अच्छा cos x कहां से कहां के बीच लाई करे तो cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 से cos ऑफ पाई बाई 2। नो, आप हमेशा इसका आउटपुट जो है वो ग्राफ से बताते हो, ये मैंने आपको बार बार बताया। ठीक है,
तो कॉस का ग्राफ अगर आपको याद हो तो इस तरीके का ग्राफ होता है। अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो कॉस का आउटपुट जरा देखिए कहां से कहां तक वेरी करेगा। देखो ये कॉस का आउटपुट जो है वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा, इसलिए मैंने बोला कॉस x 0 से 1। अच्छा, अगर अब cos x अगर 0 से 1 के बीच वेरी करेगा तो ये cos x जो है वो साइन का इनपुट है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ और आए तो पहले आप इसके इनपुट को एनालाइज कर लो कि ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फिर हम इसके आउटपुट को एनालाइज करेंगे। तो साइन का इनपुट आप देख रहे हो 0 से 1 के बीच वेरी कर रहा है। 0 से 1 मतलब नियर 0 से नियरली 57 डिग्री। तो अगर साइन का इनपुट 0 से नियरली 57 डिग्री तक वेरी कर रहा है, 0 से नियरली 57 डिग्री तक वेरी कर रहा है अगर साइन का इनपुट, तो आप देख सकते हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो आप क्या बोलोगे कि साइन ऑफ cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि अगर आप x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेते हो तो cos x जो है वो 0 से 1 के बीच होगा, और अगर cos x 0 से 1 के बीच होगा तो साइन का इनपुट 0 से 1 के बीच होगा। साइन का इनपुट 0 से 1 या 0 से 57 डिग्री के बीच अगर रहा तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब दिस इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। मतलब इसकी डोमेन में ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब इसने डोमेन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसकी डोमेन में पूरी तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनकी डोमेन में ओवरऑल इसने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं की। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसकी डोमेन में आ रहा है। ठीक, चलिए लास्ट वाले पे आते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ये फाइनल ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना, तो ये वाला क्लोज भी तो करना था। खैर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है, एक लॉग का रिस्ट्रिक्शन और दूसरा डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन। ये दोनों रिस्ट्रिक्शन ध्यान में रखना। एक और चीज कि यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो क्या दिख रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ दैट फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख के दिखाई देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ये लिखा हुआ ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस, अब ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं माइनस कॉमन निकाल के तो मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x बाई टू, माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस tan x बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, ये मिला। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ये कितना होता है? इसके लिए फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ऐसा सिचुएशन है। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको दो केसेस में बताई थी। एक 0 होगा कब? अगर x इंटीजर है तो, और -1 होगा अगर x नॉन इंटीजर है तो। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए, तो ये इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, या फिर 0 या फिर -1। बट 0 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? 0 रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 0 डालोगे तो 1 माइनस 0 1 आएगा, ln1 0 हो जाएगा, और अगर ln1 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये वाला केस रिजेक्ट, इसका मतलब tan x बाई टू इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हमें यहाँ पे कंडीशन मिली कि tan x बाई टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x 0 कब होता है? जब ये x इंटीजर हो। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब tan x बाई टू इंटीजर हो। ठीक है, तो इसलिए tan x बाई टू इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इंटीजर हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी तो ये 1 माइनस 0 1 बनेगा, ln1 0 बनेगा, और ये डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि tan x बाई टू इज नॉट इंटीजर, ये आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक, अच्छा ये अगर हुआ तो, अगर आपने इसकी वैल्यू -1 रखी
1 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 2। और ln2 इज वेल डिफाइंड, 0 नहीं आता है ln2, इसलिए 1/ln2 भी डिफाइन होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए ये अलाउड है ना। इसलिए tan x/2 नॉन इंटीजर अलाउड है, tan x/2 की कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज अलाउड है। सिर्फ इसकी डोमेन के लिए एक ही कंडीशन लगानी है कि tan x/2 हमारा नॉन इंटीजर होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको पता है इस इंटरवल में देखना है, इस इंटरवल में tan x/2 नॉन इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे x तो -π/2 से π/2 के बीच में है ना, तो x/2 किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? x/2 आपका -π/4 से π/4 के बीच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि tan का जो इनपुट है वो -π/4 से π/4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब इस इंटरवल में ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो बताइए कब ये इंटीजर होता है? अगर tan का इनपुट -π/4 से π/4 है तो tan कब कब इंटीजर देता है? एक तो tan इस -π/4 पे इंटीजर देता है -1, जिस पे ओपन है इसका मतलब आपने उसको नहीं लिया। 0 पे देता है 0, π/4 पे देता है tan 1, तो इस पे भी ओपन, इसको भी आपने नहीं लिया। तो सिर्फ इसके अंदर एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, कौन सी? 0 एट x इक्वल टू 0। तो 0 को हटाना है, बट 0 आप पहले ही हटा चुके हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 0 पहले ही हटा चुके हो, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी -π/2 से π/2 में ये हमेशा ही नॉन इंटीजर रहेगा 0 को छोड़ के। तो 0 आपने यहाँ पे ऑलरेडी हटा दिया, तो इसलिए अब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं। देखिए, तो ये भी जो है ना, इस पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -π/2 to π/2 open on both sides except -1, 0 and +1। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, बट फिर भी इसको अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से उसको देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अगर आप फोकस्ड होकर के मेरे एक एक पॉइंट को सुनोगे तो आई एम श्योर कि आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाओगे कि क्या करना था, कैसे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेंज निकालने के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस बार आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं रेंज निकालने का। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। सो अ गुड क्वेश्चन। आपको इसका रेंज निकालना है, प्रोसेस फॉलो करते हुए, और आंसर बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इसका रेंज निकालना है। तो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अगर कहीं भी आपको ये सब मिल जाए ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस फ्रैक्शन x, आप फटाफट अपनी प्रॉपर्टी जो आप जानते हो उसको लगाओ और इसको जो भी आप बदल सकते हो सिंपल टर्म में बदल दो। तो जैसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको पता है अच्छी तरीके से कि किसके इक्वल होता है? फ्रैक्शन x के इक्वल होता है ना। किसके इक्वल होता है? फ्रैक्शन x के इक्वल। क्योंकि अगर किसी नंबर में उसके इंटीग्रल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका क्या बनता है? उसका डेसिमल पार्ट बचता है, उसका फ्रैक्शन पार्ट बचता है। अभी देखिए आपको किसका रेंज निकालना है। आपको रेंज निकालना y इक्वल टू ये जो ऊपर है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या बन गया? ये बना फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x लिखा है। काम करो, माइनस निकाल लो कॉमन, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब बनेगा तो अब आप उसको लिख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ x। सो नाउ यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शन x अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन x। तो अभी आपके पास इसको करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है मेथड 1, याद करिए रेंज निकालने का मेथड 1।
एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यस आप इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस y इंटू फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ x, ठीक है। देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो सारा x वाला टर्म एक साथ कलेक्ट करिए, इसको इधर भेजिए, तो आपके पास आएगा देखिए y इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ x कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई। तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y जब आपने किया तो आया फ्रैक्शन x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। क्लियर? इसके बाद आपको मैंने स्टेप बताया हुआ था कि अब आप डोमेन की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। तो डोमेन की कंडीशन क्या अप्लाई करनी होती है? डोमेन की कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि देखो आपको पता है कि जो फ्रैक्शन x होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है ना, पता है ना आप क्या होता है, ये 0 से 1 के बीच में होता है। तो सिंस यू नो कि फ्रैक्शन x जो है वो ऑलवेज 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, 0 से 1 के बीच होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारा y अपॉन 1 प्लस वाई भी 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, ये है आपकी टू साइडेड इनइक्वालिटी। टू साइडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो? आप इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते हो और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो। तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली वेरिएबल से इसको सॉल्व कर सकते हो और दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के आंसर निकाल सकते हो। तो ये काम मैं अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा कंप्लीट, ठीक है। मैं दूसरे मेथड से आंसर निकाल रहा हूँ, आप इस मेथड को कंप्लीट सॉल्व करके और अपने आंसर को दूसरे मेथड से जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ उससे मैच करिएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। सो मेथड 2, दूसरा मेथड था अल्टरनेट टू मेथड 1, याद करिए, अल्टरनेट टू मेथड 1। मैंने बताया था मेथड 1 का एक अल्टरनेट जो जब लगता है तो ये क्वेश्चन को बड़ा छोटा बना देता है, ठीक है। तो वो था एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करिए। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं इसके लिए -1 और +1 कर देता हूँ, लेकिन मैंने एक और कंडीशन बताई थी, ये आप तब करते हो जब डिनोमिनेटर कैन नॉट बिकम 0। अगर डिनोमिनेटर बीच में 0 होता है तो फिर आप ये मेथड बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस फ्रैक्शन एक्स, फ्रैक्शन एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो 1 में अगर आप 0 से 1 के बीच का नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना, ये कभी 0 थोड़ी होगा। ये 0 होने के लिए फ्रैक्शन एक्स को 1 होना पड़ेगा, जबकि फ्रैक्शन एक्स 1 हो नहीं सकता। देखिए फ्रैक्शन एक्स 1 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यह 0 नहीं होगा बल्कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन एक्स 0 से 1 के बीच का नंबर है, 1 में 0 से 1 के बीच का नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ओके नेक्स्ट, ये y इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस निकाल लो कॉमन, और 1 माइनस फ्रैक्शन एक्स 1 माइनस फ्रैक्शन एक्स कैंसिल होके 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ x। नाउ अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रैक्शन x का मिनिमम डालते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसका मिनिमम डालते हो तो इसका आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा है। अगर कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो फ्रैक्शन x की मिनिमम पे इसका मैक्सिमम मिलेगा, और अगर डिनोमिनेटर का मैक्सिमम मिला है तो इस पूरे न्यूमरेटर का जो है वो क्या मिलेगा, मिनिमम। तो जब इस पूरे का मिनिमम मिलेगा तो आपको y का भी मिनिमम मिलेगा। तो y का मिनिमम अगर चाहिए तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन x की मिनिमम वैल्यू 0 डाल दीजिए, है ना। 0 पे क्या होता है, क्लोज्ड। तो यहाँ से देखिए आएगा -1 + 1 एंड इट बिकम्स 0। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। अब आते हैं y की मैक्सिमम वैल्यू पे। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप फ्रैक्शन x का मैक्सिमम डाल दीजिए भाई। फ्रैक्शन x का मैक्सिमम 1 है, 1 की ओर टेंडिंग है ना, 1 एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा कम 1 से। ये नियर अबाउट 0 होगा। जब ये नियर अबाउट 0 होगा तो ये वाला आएगा +∞। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, +∞। इसलिए जो रेंज आ रहा है
वो सिंपली आ रहा है 0 to इंफिनिटी, 0 पे क्लोज एंड इंफिनिटी पे ओपन। ठीक है, तो ये आपका रेंज आ गया क्या, 0 to इंफिनिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप क्या करोगे, आप ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप दोनों तरफ सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना और देखना कि क्या ये जो आंसर मैंने निकाला है यही सेम टू सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप देख सकते हो दोबारा से, और आई होप कि वो आपका डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर से अभी ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। अभी डोमेन रेंज पे कुछ और क्वेश्चन कराने बाकी हैं, उसके बाद फिर हम लोग उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पे हम लोग काफी सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन करेंगे, जितना करने के बाद आपको इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।